Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन के बारे में आपने काफ़ी बातें सुनी होंगी और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज इस वीडियो में आपको डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की कैटेगरीज, उनके डायग्नोस्टिक कोड्स, टेस्टिंग टूल्स और ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा। ये एक कोई डिटेल या एक्सटेंसिव वीडियो नहीं है बल्कि एक ओवरव्यू इस वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको एटलीस्ट जो आपकी डिप्रेसिव डिसऑर्डर एज़ पर DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में जो हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मेंशन है उनके बारे में आपकी एक बेस जो है वो बन सके। डिप्रेशन जो कि हमारी सोसाइटी में या कॉमनली हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बोला जाने वाला एक बहुत कॉमन लफ्ज़ है। अगर हम इसको अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन यानी APA के मुताबिक डिफ़ाइन करते हैं तो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन एंड सीरियस मेडिकल इलनेस दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स हाउ यू फील, द वे यू थिंक एंड हाउ यू एक्ट। यानी ये एक ऐसी सीरियस मेडिकल इलनेस है जो कि हमारे सोचने के अंदाज़ पर, हमारे जज्बात, एहसासात के ऊपर इसके नेगेटिव असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। It is also treatable. It can lead a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function at work and at home. ये एक काबिल इलाज बीमारी है यानी एक ऐसी मेडिकल इलनेस है जिसका इलाज मौजूद है जो कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, डिप्रेशन को अगर हम मैनेजमेंट प्लान या फिर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लेके जाते तो ये हमारे अंदर एक इमोशनल यानी हमारे जो जज्बात से मुतालिक मसाइल हैं और जो जिस्मानी मसाइल हैं उनको भी ये अफ़ेक्ट करती है और जो हमारी काम करने की एक सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर होती है। यानी इंसान जो है वो अपनी जो डेली फंक्शनिंग है वो बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता अगर वो डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन बाय APA में अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक जो डिप्रेशन होने की वजूहात हैं, द कॉजेज़ ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस बिटवीन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी जो हम बायोसाइकोसोशल मॉडल्स क्लाइंट केस फॉर्मुलेशन के दौरान देखते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल कॉजेज़ हो सकती हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कोई भी स्ट्रेसर्स वगैरह, कोई पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, सोशल इंटरैक्शंस या फिर सोशल कॉजेज़ में कोई भी ऐसा लाइफ इवेंट हो सकता है जैसे जॉब का चले जाना, किसी प्यारे की डेथ हो जाना वगैरह। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कोई प्रीनेटल, पोस्टनेटल ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं या फिर कोई जेनेटिक फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। यानी डिप्रेशन होने की कई वजूहात हो सकती हैं। लाइफ इवेंट्स सच एज़ चाइल्डहुड एडवर्सिटी, लॉस एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट टू एंड मे कैटालाइज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। अब AP वाले कहते हैं कि जनाब कोई भी लाइफ इवेंट्स यानी कोई भी ऐसा लाइफ इंसिडेंट अकर हुआ जो कि हमें किसी ट्रॉमा की तरफ ले गया वो हमें डिप्रेशन कॉज कर सकता है। सच एज़ चाइल्डहुड एडवर्सिटी यानी बचपन में कोई भी ऐसा पेश आने वाला हादसा या वाक़या जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर चाइल्डहुड कॉम्प्लिकेशंस, लॉस एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट टू एंड मे कैटालाइज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। किसी भी किस्म का कोई बड़ा नुकसान हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी वगैरह, या फिर इसके अलावा अदर कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। साइकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एग्जिस्ट फॉर डिप्रेशन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए है दैट इज़ कि डिप्रेशन का दो तरह से इलाज किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए, RABT हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वगैरह आ जाती हैं इसमें। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन के थ्रू भी क्लाइंट्स को डील किया जाता है। ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ हमने डिप्रेशन का नाम तो सुना होता है कि डिप्रेशन एक बीमारी है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इन DSM-5 यानी DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को, कितनी तरह के डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को बयान किया गया है। इसमें 6 कैटेगरीज हमारे पास आ जाती हैं डिप्रेशन की। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के चैप्टर को अगर आप DSM-5 में ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो मेंशन है दैट इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर यानी मूड से मुतालिक। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सेकंड पे जो मैंने मेंशन किया है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन अडल्ट, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और अक्सर औकात इसमें जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है वो सुसाइड अटैम्प्ट भी कर लेता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायस्थीमिया यानी DSM-5 में जो थर्ड नंबर पर डिसऑर्डर मेंशन है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के चैप्टर में दैट इज़ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी परसिस्टेंट अगर आप इसको नाम से देखते हैं। डायस्थीमिया एक ऐसा डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि परसिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स।
प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर पीएमडीडी एक इम्पॉर्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि फ़ीमेल्स में बहुत कॉमन है। लाइक प्री मेंस्ट्रुअल अगर आप भी इसको नाम से देखते हैं तो पीरियड डेज से पहले जो भी एक फ़ीमेल पेशेंट की जो कंडीशंस होती हैं लाइक 1 वीक और 2 वीक्स अगो जो भी एंग्ज़ायटी है, पेन्स वगैरह हैं, मूड डिसरेगुलेशन है, ये सब चीज़ें इस डिसऑर्डर में इंक्लूडेड हैं। सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कोई भी सब्सटेंस जो हम इंड्यूस कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से डिप्रेसिव डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, कोई भी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अदर मेडिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल कोई कैंसर से सफ़र कर रहा है, कोई किसी भी अदर मेडिकल इलनेस से अगर सफ़र कर रहा है तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में DSM-5 के मुताबिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिर्फ हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं आता, बल्कि आपके पास अगर DSM-5 मौजूद है तो आपने इन तमाम डिसऑर्डर्स को वहाँ से रीड आउट करना है। इस स्लाइड में सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर में सिर्फ डिप्रेशन या MDD मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि इसमें और भी कैटेगरीज़ हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर एज अ प्रैक्टिशनर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहीं पर काम कर रहे हैं किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ इसमें इस स्लाइड पे मैंने ख़ास तौर पर डायग्नोस्टिक कोड्स मेंशन किए हैं, जितने भी हमारे पास DSM के मुताबिक डिसऑर्डर्स हैं लाइक एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, OCD वगैरह। तो इन सब को प्रेस्क्रिप्शन राइटिंग के दौरान या फिर डायग्नोसिस बनाते हुए इन सब के कोड्स जो हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिप्रेशन के कुछ कोड्स वगैरह मेंशन किए हैं ताकि जब आप किसी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं तो आप जब प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग करें तो आपको कोड्स का इल्म होना लाजमी है। F32.0 माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, यानी अगर कोई भी माइल्ड डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसके हम डायग्नोस्टिक कोड मेंशन करेंगे F32.0। F32.1 मॉडरेट डिप्रेशन, F32.2 स्वेयर डिप्रेशन विद नो साइकोसिस, इसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। F32.3 स्वेयर डिप्रेशन विद साइकोसिस। अगर आप देखते हैं तो इस स्लाइड में मैंने एक अरेंज्ड सीरीज़ मेंशन की है, जैसे कि F32.0, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। इसे आप अगर सीक्वेंस में याद करते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी आई एम मेंशनिंग हियर अगेन कि आप एक बार DSM-5 को ज़रूर ओपन कीजिएगा और ये सारे कोड्स वगैरह, इनके क्राइटेरियाज़, इन डिसऑर्डर्स के आपने एक बार वहाँ से रीड आउट लाज़मी करने हैं। और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स की एक सबसे बड़ी जो लैकनेस है वो यही होती है कि वो DSM-5 को ओपन नहीं करते हैं। जब किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं, एज़ अ ट्रेनी जाते हैं या फिर एज़ अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ पर जाके चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मेस्ड अप होती हैं, समझ नहीं आ रही होती हैं, या फिर मतलब हमें लग रहा होता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सीखा नहीं है। सो इन स्लाइड्स के ज़रिए मैं आपको ये बार-बार रिपीट करती रहूँगी कि आपने ये वीडियो देखने के बाद एक दफ़ा इसे DSM-5 से ज़रूर जो है वो देखना है, रिवाइज़ करना है, रिकॉल करना है। अगर आपके पास DSM हार्ड फॉर्म में नहीं मौजूद तो आप इसे सॉफ्ट फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग यू वन एंड अदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड जिसमें डायग्नोस्टिक टूल्स मेंशन हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बेशक ये एक एक्सटेंसिव वीडियो नहीं है, बट इसमें जो ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है उसमें तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं। सो डायग्नोस्टिक टूल्स यानी अगर आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इवन कि अगर आप ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किसी भी डिसऑर्डर को पहले डायग्नोस करते हैं, यानी मर्ज़ की तशख़ीस के बाद ही उसका इलाज किया जाता है। क्लाइंट की सिम्टम्स देखते हुए उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल इंटरव्यू के बाद और डायग्नोसिस मेकिंग, यानी डायग्नोसिस जो है हम किसी भी डायग्नोस्टिक टूल को यूज़ करते हुए बनाते हैं। सो यहाँ पर अगर हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 मेजर टूल्स हैं जो कि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। वन इज़ हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल, HAM-D, जिसकी 21 आइटम्स हैं, ये आपको नेट पर अवेलेबल है। BDI बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, जो कि एक बहुत पुराना टूल है, इसे हम काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, बट HAM-D एज़ कम्पेयर टू BDI की स्पेशलिटी ये है कि इट इज़ ईज़ी टू यूज़ एंड कॉम्प्रिहेंड, यानी इसे समझना और इससे इस्तेमाल करना बहुत ईज़ी है। सुसाइडल आइडिएशन स्केल नंबर 2 जो हम डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुसाइडल आइडिएशन स्केल। कोई भी क्लाइंट जो कि ये बोल रहा है कि मुझे खुदकुशी करने के ख़्यालात आते हैं, तो इसके लिए मुकम्मल एक टूल मौजूद है कि कितना रिस्क, जिसके ज़रिए हम रिस्क फाइंड आउट करते हैं कि जनाब ये जो पेशेंट है या फिर जो एक नॉर्मल पर्सन बोल रहा है कि मुझे सुसाइडल आइडिएशंस आ रही हैं, तो उसमें कितना रिस्क मौजूद है कि वो अटेम्प्ट की तरफ जा सकता है। SRA फॉर्म, सुसाइडल रिस्क असेसमेंट फॉर्म, जो कि नेट पर अवेलेबल है। ये तीनों टूल्स जो हैं DSM-5 के मुताबिक हैं, नेट पर ईज़िली अवेलेबल हैं। इनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें रीड आउट कर सकते हैं।
सुसाइडल रिस्क असेसमेंट फॉर्म यानी वो तमाम क्लाइंट्स जो कि सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में मौजूद होते हैं या फिर साइकेट्रिक इमरजेंसीज में मौजूद होते हैं कि कोई भी पेशेंट जो सुसाइड अटेम्प्ट करके आया है, अब उसका अगेन जो है वो रिस्क असेसमेंट की जाती है कि अभी भी कितने चांसेस मौजूद हैं, ये अभी भी कितनी सिवेरिटी मौजूद है कि क्लाइंट अगेन जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। सो हेमटी, SIS, SRA फॉर्म, BDI, ये 4 बहुत कॉमन डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिसे हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज़ कर सकते हैं, को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत मुख्तसर और आसान सी स्लाइड आपके सामने मौजूद है, दैट इज़ अबाउट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान। ट्रीटमेंट जैसा कि APA के मुताबिक जो कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा कि डिप्रेशन को 2 तरह से इलाज किया जाता है। एक फार्माकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है और एक साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास साइकोथेरेपी आ जाती है जिसमें CBT, DBT, REBT और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, जिसमें क्लाइंट को डिफरेंट बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए क्लाइंट को नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ लेकर आया जाता है। मेडिकेशन यानी मेडिसिन्स के ज़रिए क्लाइंट को एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि क्लाइंट जो है वो अपने इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से बाहर आ सके। फर्दरमोर इट डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ डिसऑर्डर कि कोई भी क्लाइंट जो पर्टिकुलर किसी भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, उसकी कंडीशन को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि जनाब क्लाइंट को कितना अरसा मेडिकेशंस खानी पड़ेंगी या फिर कितना अरसा जो है वो साइकोथेरेपी पे रहना पड़ेगा। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और कुछ जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। सो इट वेरीज़ फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। लेट्स एंड दिस वीडियो विद अ शॉर्ट समरी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने डिप्रेशन की APA के मुताबिक डेफिनेशन को देखा है, उसकी कॉजेज़, लाइफ इवेंट्स वगैरह को देखा है। इसके अलावा DSM-5 में जितनी भी हमारे पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर के चैप्टर में जितने भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स मेंशन हैं, जिसकी हमने 6 कैटेगरीज देखी हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टूल्स को देखा है, डायग्नोस्टिक कोड्स को देखा है और ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान के बारे में एक ओवरव्यू लिया है। इसके अलावा इस चैनल पर मैंने डिप्रेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो कुछ अर्सा पहले की अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आई विल ट्राई कि मैं आपके सामने कुछ और शॉर्ट वीडियोस बाकी जो DSM के मुताबिक हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, एंग्जायटी, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स वगैरह, इनसे मुतालिक भी कोई वीडियोस जो है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। आई होप सो इस वीडियो में आपको कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।